दोस्तों, क्या कोई 23 साल का नौजवान अपनी मौत को मुस्कुराकर गले लगा सकता है, वो भी इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां आज़ादी से सांस ले सकें। ये वीडियो भारत के सबसे साहसी और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह की जीवन गाथा पर आधारित है। एक ऐसा नौजवान जिसने अपने जीवन को देश के लिए बलिदान कर दिया और आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये कहानी है एक जुनूनी सोच की, जो सिर्फ आज़ादी की बात नहीं करती बल्कि बराबरी, शिक्षा और न्याय की भी बात करती है। एक क्रांतिकारी पैदा नहीं होता, उसे हालात बनाते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ, जब उनका पूरा परिवार पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय था। उनके जन्म के समय ही उनके पिता सरदार किशन सिंह जेल में थे। उनके चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पगड़ी संभाल आंदोलन चला चुके थे, यानी क्रांति उनके खून में थी। उनके जन्म के दिन ही उनके पिता जेल से रिहा हुए, जिसे परिवार ने शुभ संकेत माना कि यह बच्चा देश की तकदीर बदलने वाला है। भगत सिंह का बचपन बंगा गांव में बीता था, जो अब पाकिस्तान में है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने आसपास के अत्याचार देखे और सुने, लेकिन जो घटना उनके भीतर बगावत की चिंगारी बनी वो थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को बोतल में भरकर अपने पास रख लिया और रोज़ प्रण करते, जब तक बदला नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वह अंग्रेज़ों के खिलाफ़ छोटी छोटी बातें लिखते, पोस्टर बनाते, दोस्तों को समझाते। उनकी सोच उम्र से बहुत आगे थी। वो सिर्फ स्वराज नहीं, सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी की बात करते थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए स्कूल छोड़ दिया, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह को गहरा झटका लगा। तभी उन्होंने तय किया कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं आएगी, क्रांति जरूरी है। भगत सिंह ने यह तय तो कर लिया कि अब क्रांति का रास्ता अपनाना है, लेकिन क्या एक 16 साल का लड़का सच में अंग्रेज़ों से लड़ने की ताकत रखता था? आगे जानिए भगत सिंह कैसे बना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रांतिकारी। ज्ञान, वैचारिक विकास और किताबों से प्रेम। भगत सिंह केवल बम और बंदूक का नाम नहीं था, वो कलम, किताब और चेतना का दूसरा नाम भी था। जब भगत सिंह ने देखा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है, तो उन्होंने साफ कह दिया, अब मुझे किताबों से बात करनी है, क्योंकि ये मुझे कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। यहाँ उन्हें ऐसे शिक्षक और साथी मिले जिनसे उनकी सोच और गहरी होती चली गई। उनकी रुचि सिर्फ राजनीति में नहीं, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन तक फैल चुकी थी। भगत सिंह ने मार्क्स, लेनिन और रूस की बोल्शेविक क्रांति पर विशेष अध्ययन किया। उन्हें समझ में आ गया कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से समाज नहीं बदलेगा, समानता, शिक्षा और शोषण विहीन व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि भारत सिर्फ अंग्रेज़ों से ही नहीं, जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास से भी लड़ रहा है। उनका कहना था, बंदूक से क्रांति नहीं आती, क्रांतिकारी विचारों से आती है। भगत सिंह का किताबों से रिश्ता एक क्रांतिकारी का नहीं, एक साधक का था। उन्होंने जेल में भी 300 से अधिक किताबें पढ़ी, जिनमें रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी की किताबें शामिल थीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मैं नास्तिक क्यों हूँ सिर्फ धार्मिक आलोचना नहीं, बल्कि तर्क, स्वतंत्र विचार और आत्मनिर्भर सोच का सशक्त घोषणा पत्र है। उन्होंने अपने लेखों में सवाल उठाए,
क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना है? क्या अंग्रेज़ों की जगह भारत के शोषक आ जाएं तो क्या हम सच में आज़ाद होंगे? क्या बिना सामाजिक बराबरी के राजनीतिक आज़ादी का कोई मूल्य है? इन विचारों से ये साबित होता है कि भगत सिंह आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच छोड़ गए, केवल नारा नहीं। अब भगत सिंह सिर्फ एक विचारक नहीं, एक संगठक बन चुके थे। लेकिन क्या उन्होंने हथियार उठाने का फैसला जल्दीबाजी में किया या इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? आगे जानिए सैंडर्स की हत्या और असेंबली बम कांड के पीछे की पूरी सच्चाई। क्रांति की शुरुआत और असेंबली बम कांड। जब अत्याचार कानून बन जाए तो बगावत फर्ज बन जाती है। भगत सिंह के भीतर अब विचारों के साथ साथ कार्रवाई का भी तूफान उमड़ रहा था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका उद्देश्य भारतीयों के लिए बिना ही भारत के भविष्य का फैसला करना था। देश भर में इसका विरोध हुआ और लाहौर में भी एक बड़ा विरोध मार्च निकला, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। इसी मार्च में अंग्रेज अधिकारी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स के इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने कसम खाई, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा और पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि हिंदुस्तानी चुप नहीं बैठेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को जॉन सैंडर्स को लाहौर में गोली मार दी गई। यह हत्या व्यक्तिगत बदले की नहीं थी, ये न्याय और संदेश की लड़ाई थी। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। अब क्रांति को चाहिए थी आवाज़, न कि हिंसा। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक योजना बनाई, दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए। 8 अप्रैल 1929 असेंबली में 2 बम फेंके गए, बिल्कुल सुनियोजित जगहों पर, जिससे किसी को जान का नुकसान न हो। साथ ही इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजे। वे भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि अब लड़ाई अदालत में विचारों की होनी थी, बंदूक की नहीं। बम क्यों फेंका गया, इसका जवाब उन्होंने खुद अपने पर्चे में लिखा। हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचाना था। इस घटना के बाद भगत सिंह को देश का हीरो नहीं, विचारों का योद्धा माने जाने लगा। वह जेल गए, लेकिन आवाज़ बाहर तक गूंजने लगी। अब भगत सिंह जेल में हैं, लेकिन क्या जेल उनकी क्रांति को रोक सकी, या वहीं से शुरू हुआ एक नया आंदोलन, भूख हड़ताल, लेखन और विचारों की जंग। आगे जानिए कैसे जेल की सलाखों के पीछे से भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। मुकदमा, लेखन और फांसी की तैयारी। जब जेल में बंद था शरीर, लेकिन विचार पूरी दुनिया में घूम रहे थे। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंकने के बाद खुद को गिरफ्तारी के लिए सौंप दिया, तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अब यह लड़ाई गोलियों से नहीं, विचारों और शब्दों से लड़ी जाएगी। उन पर 2 बड़े मुकदमे चले, असेंबली बम कांड केस और लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें उन्होंने सैंडर्स की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। लेकिन इस मुकदमे को उन्होंने अंग्रेजी अदालत की कार्रवाई नहीं, जनता की अदालत में विचारों की सुनवाई बना दिया। वे लेखक की तरह बोले और सैनिक की तरह लड़े। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कई लेख लिखे। उनके लेखों में जो धार थी वो किसी बंदूक से कम न थी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांति क्या है, हमारा संघर्ष क्या है, जैसे लेख आज भी युवाओं के भीतर सवाल उठाते हैं। उनकी कलम ने बताया कि क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता पलटना नहीं, समाज को बदलना है।
उन्होंने समाजवाद, समानता, धार्मिक अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ खुलकर लिखा। जेल में भूख हड़ताल एक और क्रांति। भगत सिंह ने जेल में 30 दिनों की से भी ज़्यादा समय तक भूख हड़ताल की। मांग थी कि भारतीय कैदियों को भी वही अधिकार मिलें जो अंग्रेज कैदियों को मिलते थे। अच्छा खाना, अखबार, किताबें और सम्मान। इस भूख हड़ताल में जतिन दास की मृत्यु हो गई, लेकिन भगत सिंह झुके नहीं। उनकी इस हड़ताल ने पूरे देश को झकझोर दिया। अब वो सिर्फ पंजाब के नहीं, पूरे भारत के शहीद आजम बन चुके थे। न्याय नहीं, सत्ता की सज़ा मिली। 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन यह फैसला कानून से ज़्यादा राजनीतिक था। अंग्रेज़ों को डर था कि अगर ये तीनों जिंदा रहे तो उनकी हुकूमत जिंदा नहीं बचेगी। भगत सिंह ने एक सैनिक की तरह सज़ा को स्वीकार किया, बिना डर, बिना पछतावे। फांसी से पहले का आखिरी दिन 22 मार्च 1931 की रात भगत सिंह ने अपनी आखिरी किताब पढ़ी, लेनिन की जीवनी। जब जेल अधिकारी ने बताया कि उन्हें अगली सुबह फांसी दी जाएगी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले एक क्रांतिकारी से मिल रहा हूँ, फिर दूसरे से। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। जेल की दीवारों के अंदर ये बलिदान छुपा दिया गया। न कोई शव यात्रा, न कोई अंतिम दर्शन। लेकिन जो शहीद मिट्टी में गुम हुआ वो अब करोड़ों दिलों में जिंदा हो गया। भगत सिंह मरकर भी अमर हो गए, लेकिन क्या हमने उनके सपनों का भारत बनाया? आगे जानिए शहीद आजम के विचारों की विरासत और आज के भारत में उनका सच्चा अर्थ क्या है। बलिदान और अमरता। कुछ लोग मरते हैं लेकिन अमर हो जाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य, उनकी सोच और उनका संघर्ष समय की सीमाओं से परे चला जाता है। 23 मार्च 1931 की वो शाम सिर्फ 3 युवकों की फांसी की नहीं थी, वो थी एक विचारधारा के जीवित रहने की घोषणा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई पश्चाताप। आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। जेल प्रशासन ने रात के अंधेरे में उनके शवों को गुप्त रूप से जलाया ताकि जनता में आक्रोश न फैले। लेकिन यह योजना उल्टी पड़ गई, क्योंकि जहां आग से शरीर जलाया गया वहां विचारों ने चिंगारी पकड़ ली। पूरे देश में विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी। अमरता की असली परिभाषा। भगत सिंह ने कभी मंत्री बनने का सपना नहीं देखा, न ही किसी पद की लालसा रखी। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई शोषण न हो, भेदभाव न हो, गरीबी और अज्ञानता न हो। उनका बलिदान सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई तक सीमित नहीं था, वो आज भी हमें सोचने, सवाल करने और जागरूक बनने के लिए प्रेरित करता है। उनकी लिखी पंक्तियाँ आज भी आग लगा देती हैं। जो व्यक्तियों के लिए मरते हैं वे कुछ समय के लिए अमर हो सकते हैं, लेकिन जो विचारों के लिए मरते हैं वे युगों तक जिंदा रहते हैं। अब सवाल यह है, भगत सिंह ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन हमने क्या लिया? क्या हम उनके विचारों को सिर्फ किताबों और पोस्टरों में सीमित रखेंगे, या फिर जात पात, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने का साहस दिखाएंगे? दूसरों को नहीं, पहले खुद को बदलने की जिम्मेदारी उठाएंगे। पढ़ेंगे, सोचेंगे और फिर समाज में विचारों की क्रांति लाने की कोशिश करेंगे। कुछ सुझाव भगत सिंह को सिर्फ याद नहीं, जिया जाए। पढ़ना शुरू करें। भगत सिंह के लेख जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांति क्या है, पढ़ें
और सोचें कि आज के समाज में इनकी क्या प्रासंगिकता है। तर्क और विज्ञान को अपनाएं। अंधविश्वास और झूठी परंपराओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक जैसे भगत सिंह ने किया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स नहीं, सत्य साझा करें। भगत सिंह आज होते तो झूठ फैलाने वालों के खिलाफ डिजिटल क्रांति करते। समाज में समानता के लिए काम करें। किसी को उसकी जाति, धर्म या पहनावे से ना आंकें, बल्कि उसकी सोच से पहचानें। सवाल पूछें, सरकार से, समाज से और सबसे पहले खुद से। क्या मैं वही कर रहा हूँ जो एक जागरूक नागरिक को करना चाहिए? भगत सिंह की असली श्रद्धांजलि यह नहीं कि हम हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाएं, बल्कि यह है कि हम उनके अधूरे सपनों को अपने जीवन का मिशन बना लें। अब सवाल आपसे, क्या आप भी इनकलाब जिंदाबाद को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अपने जीवन का मकसद बनाना चाहेंगे? ये वीडियो सिर्फ इतिहास सुनाने के लिए नहीं, युवाओं को जगाने के लिए है। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, एक विचार थे, और आज भी अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो हम उनके बलिदान को भूल गए हैं। क्या आज के भारत को फिर से भगत सिंह जैसे नौजवानों की ज़रूरत है? क्या हम सिर्फ उनकी तस्वीरों को पूजते हैं या उनके विचारों को भी अपनाते हैं? भगत सिंह के विचार आपको कैसे लगे? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।